Uh, Good evening, students, and welcome to the class. This is the revision series which we are going through in biology. Now, last class we discussed in the heredity, like the genetics we discussed. This today our topic is life processes. We are going to discuss all the important questions that might come through the chapter of life processes. So stay tuned for more of such videos which will be uploaded in the channel, and subscribe if you haven't, and please share the video. With that said, first we'll go through the questions that have been asked in the previous years. So in the life processes, the first question which I'm going to discuss today is, this question came in 2019, right? The question is, write two different ways in which glucose is oxidized in humans, and write the product in each case. The question is, write the two different ways in which glucose is oxidized in humans and write the products in each case. मतलब दोनों केसेस में तुमको बताना कि दो केसेस कौन से हैं जो ह्यूमंस में होते हैं जिससे कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, और तुमको ये बताना है कि इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं. ठीक है, ट्राई करो. ओके, चलो देखते हैं. अगर देखो पहले क्वेश्चंस में तुमको हम बोले थे बार बार अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो पहला काम क्या है, इसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स को ढूंढना या फिर इससे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसको ढूंढना. इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? राइट टू डिफरेंट वेज. पहला है मतलब दो तरीका बताना है, प्लस उसके बाद क्या, इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज रेस्पिरेशन. मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है? दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, पर कैसा, किसमें? ह्यूमंस में. ह्यूमंस में दो तरह का रेस्पिरेशन क्या होता है? पहला बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुमको आना चाहिए कि ह्यूमंस आर जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्मर्स, लाइक दे डू एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो पहला तुम्हारा आंसर क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन. और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनता है इसमें? CO2, H2O और ATP या एनर्जी. सेकेंड केस जो है, दैट हैपेंस व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी. मतलब वो कंडीशन जब तुम्हारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए पर ऑक्सीजन को जो सप्लाई है वो क्या है? लेस है. मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन. और यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा है ना, इसके नीचे लिखना अवेलेबल ऑक्सीजन. अवेलेबल ऑक्सीजन. लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? उसका आंसर कैसे करना है? इसके लिए अगर ये किसी को आंसर क्वेश्चन आ गया तो समझो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है कि नहीं, ये बताओ. है. अगर किसी को एनसीईआरटी का वो डायग्राम याद है, रेस्पिरेशन के नीचे एक डायग्राम वाला है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम दैट तीन डायरेक्शन खुला, तीन एरो ऊपर गया. एक पूरी तरह से अवेलेबल ऑक्सीजन के केस में जो कि ऊपर हम दिखाएं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या बनता है? CO2, H2O और एनर्जी. उसके नीचे है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें क्या, इथेनॉल बना है, CO2 बना है और एनर्जी बना. उसके जस्ट नीचे आओ, व्हेन देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. और जब लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या बनता है तुम्हारे पास? लैक्टिक एसिड. और दिस लैक्टिक एसिड इज द कॉज ऑफ मसल क्रैम्प्स. तुम्हारे प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इफ वी डू द सडन मस्कुलर एक्टिविटीज या सडन एक्सरसाइजेज वी गेट मसल क्रैम्प्स. तो व्हाट इज द रीजन ऑफ द मसल क्रैम्प्स? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, राइट ऑल द types of blood vessels and write their
कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ। तुम्हारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितने टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है उसके बारे में लिखो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, मतलब उन ब्लड वेसल्स की स्पेशल फीचर क्या है, उनका फंक्शन हो सकता है, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुमको वो लिखना है। हो गया? देखो इसमें सबसे पहला आंसर कैसे करना है, पहले तो समझना पड़ेगा, राइट ऑल द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के टाइप्स क्या जानते हैं हम? आर्टरीज, कैपिलरीज, veins. These are the three types of blood vessels that are found in human body. Now we have to write their characteristics, and when we say characteristics हमको मतलब है उनके anatomical structures plus उनके functions। तो देखते हैं क्या होता है। इधर से आर्टरी आया, आर्टरी में क्या सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें और क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। मतलब अगर आर्टरी का तुमसे पूछेगा, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, आर्टरी जब आया, आर्टरी किस में बढ़ जाता? छोटा छोटा पाइप्स में। इन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं? जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को क्या बोलता है? कैपिलरीज। कैपिलरीज का फंक्शन क्या हो जाएगा फिर? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बोलने का मतलब क्या है? O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। कैसे समझो? जब ये न्यूट्रिएंट लेके आएगा तो सेल्स को क्या देगा? न्यूट्रिएंट देगा और ऑक्सीजन देगा। पर जब ये सेल जो यहाँ मौजूद था, ये इसको यूज कर लेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट। और जब ये CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करेगा, वो किस में जाएगा? वापस कैपिलरी में। और ये सारे कैपिलरी लास्ट में क्या बनाएंगे? देखो तो ध्यान से, वेन बनाएंगे। यानी वेन का फंक्शन क्या हो गया? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्ट मटेरियल। ये तीन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, these three types of blood vessels are found in the human body and these are their characteristics। और अगर तुमसे कोई एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, मतलब उनके बनावट में क्या विशेषता है, तो तुमको बोलना पड़ेगा आर्टरीज कैसा होता है? आर्टरीज का वॉल थिक होता है कि थिन होता है? थिक होता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। वेन से क्या होता है? थिन होता है। प्लस इनमें क्या होता है? वाल्व होता है। क्यों? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वेयर एज कैपिलरीज को देखेंगे, कैपिलरीज आर वेरी थिन, वॉल बहुत पतले होते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा वो ट्रांसफर और डिफ्यूजन कर सके। So these are the differences or the functions or the characteristics of these all the types of blood vessels that are found in human body। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। इसमें से जो लिखना है लिखो, इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन में भेजेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। यहां तक सवाल बहुत इजी है। राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ इट, मतलब ट्रांसपीरेशन का दो फंक्शन तुमको लिखना प्लांट में क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। दूसरा सवाल क्या है? ट्रांसपीरेशन का दो फंक्शन तुमको लिखना है। लिखो, ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया इलाहाबाद रीजन में, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलो, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन हमको लगता है सबको पता है। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? द लॉस ऑफ वाटर from the aerial surface of the plant in the form of water vapor is known as transpiration। ट्रांसपीरेशन के दो फंक्शन क्या क्या लिखे हो? पहला फंक्शन क्या लिखा है? ascent of the sap। क्यों? because transpiration causes transpirational pull which is the reason for the transport of water and minerals from the roots to the up। second, it removes excess water। प्लांट में जो एक्सेस वाटर है उसको क्या करता है? रिमूव करता है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स टू डिक्रीज द टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि हमको पता है कि अगर कहीं से भी इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन का एक नॉर्मल सा फेनोमेनन है, बिकॉज इट इज अ सरफेस फेनोमेनन, इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इट हेल्प्स टू कूल डाउन द लीफ और इट हेल्प्स टू कीप द लीफ कूल।
ठीक है, क्योंकि अगर पानी लॉस होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर वहां का गिरेगा। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। 3 फंक्शन बताएं, एटलीस्ट 2 याद रखना, क्योंकि एग्जाम में 2 आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तुमसे 2 एटलीस्ट पूछेगा। एक जो नई एक्सेस वाला पॉइंट लिख लो, मेंशन द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन in humans, name the end products formed on complete digestion of carbs, proteins, फैट्स। ये इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेंशन द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कंप्लीट डाइजेशन किस ऑर्गन में जाके होता है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। चलो देखो, इसमें पहला सवाल क्या था, मेंशन द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब पूछता है कि नेम द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये डाइजेस्ट होगा किस में टूटेगा, वही जिससे ये बना है। जो चीज जिससे बना होगा उसी में टूटेगा ना जी। तो जरा देखते हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का बात करेंगे तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चाहे वो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, कुछ भी हो गया, अल्टीमेटली किसका बना होता है, मोनोसैकेराइड्स का। और मोनोसैकेराइड्स, सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड्स क्या है जो तुम्हारा बॉडी डायरेक्टली यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए, ग्लूकोज। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किसका बना होता है, अमीनो एसिड्स का। तो ये किस में टूटेगा, अमीनो एसिड्स। फैट्स, फैट्स याद करो, फैट्स का एक और नाम बॉडी में किस फॉर्म में है, लिपिड्स। अगर लिपिड भी आ जाए तो कंफ्यूज मत करना, फैट का ही दूसरा नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, लिपिड्स। किस में टूटेगा, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। इसका क्या नाम है एक साथ, ट्राइग्लिसराइड। समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है अगर तुमसे पूछ रहा राइट द कंप्लीट डाइजेशन, ये किसी एक्सरसाइज क्वेश्चन में नहीं है एनसीईआरटी के, पर एनसीईआरटी के लाइन में है दैट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस और कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। प्लस ये जो फाइनल फॉर्म्स तुम्हारे लिखे हुए हैं ये थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर बच्चा को थोड़ा सा भी पता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में नॉलेज है, तो उसको इतना पता होगा कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो फाइनली किसमें बनता है, ग्लूकोज का। अगर प्रोटीन है तो किसका बना होगा, अमीनो एसिड्स का। अगर लिपिड है या फिर फैट है तो उसका किसका बना होगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंस्टिट्यूशन, दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ द न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन तुम्हारा लाइफ प्रोसेस है उसका सबसे बेसिक नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा। What are enzymes? देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। What are enzymes? Name one enzyme in your body that helps in digestion। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वाटर एंजाइम्स, एंजाइम्स को डिफाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन है एक एंजाइम का नाम बताओ जो तुम्हारे बॉडी में पाया जाता है और किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हम एक्सरसाइज करेंगे, कैसे लिखना है ध्यान से देखो। एंजाइम डिफाइन करो,
एक एंजाइम का नाम लिखो, वो एंजाइम कहाँ पाया जाता है, प्लस उसका रिएक्शन जो होता है नीचे लिख दो। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर करो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम तुम लोग को पता होगा। सो एंजाइम का नाम या एंजाइम बताना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट एंजाइम होता क्या है पहले इसको डिफाइन ढंग से करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एंजाइम क्या होता है उस पर ध्यान देना, एंजाइम क्या होता है इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स करता क्या है, एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये पता होना चाहिए तुमको। देखो पहला सवाल है एंजाइम्स। हम अगर तुम मेरा क्लास थोड़ा सा भी सुना होगा, हम एंजाइम को बार बार एक नाम से बुलाते थे। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स। बायो कैटलिस्ट, व्हाट आर बायो कैटलिस्ट? बायो कैटलिस्ट्स आर प्रोटीन्स दैट increases the rate of reaction without getting used or getting broken down। देखो क्या बोले हम, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट से पहले तुमको समझना पड़ेगा व्हाट आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पता है क्या होता है? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन जो कि किसी भी रिएक्शन के होने के स्पीड को बढ़ा देता है। अगर तुमको सिंपल आराम से शब्दों में बोलेंगे, जो खाना तुम 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट कर लेते हो, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में अगर वो ना हो तो उसी खाना को डाइजेस्ट करने में तुमको दिन लग जाएंगे, 3 से 4 दिन एटलीस्ट लगेगा उसी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इतना फास्ट, इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए एंजाइम है। एंजाइम्स आर व्हाट? बायो कैटलिस्ट। बायो क्यों बोले? क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, व्हाट आर बायो कैटलिस्ट? बायो कैटलिस्ट आर बेसिकली किस नेचर का होता है? दीज आर प्रोटीन्स विच डज व्हाट, उसका फंक्शन क्या है? विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है लिखना? विदाउट गेटिंग यूज्ड, मतलब ये करते हुए खुद इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा हो रहा है क्या कि मान लो एक बार कोई ट्रक कोई भी फैक्ट्री से सामान लाया तो दूसरी बार वो ट्रक नहीं ला सकता, वो यूज हो गया ट्रक, ऐसा होता है? नहीं ना, वो ट्रक वापस फैक्ट्री में जाता है, वापस सामान ला कर देता है। सेम एंजाइम्स का भी खर्च नहीं होता है। एंजाइम जो बन गया वो यूज होता रहता है, वो खुद उस रिएक्शन में यूज नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उसको डाइजेस्ट करते करते वो एंजाइम भी खत्म हो गया। एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, जिससे जल्दी क्या होता है? प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बन जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, नेम वन एंजाइम इन योर बॉडी दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। एक एंजाइम के बारे में बोलना तुम्हारे बॉडी में जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले उसी को सम्मान दो जो सबसे पहले आता है। तुम्हारे बॉडी में सबसे पहला जो एंजाइम आता है दैट इज सैलिवरी अमाइलेज। नॉर्मल बच्चा इतना लिखेगा, तुमको ऐसा नहीं लिखना है, तुमको क्या लिखना है? इसका एक और नाम क्या है? टाइलिन। कोई हमको बोला तो हम नहीं बताया, तब लो बता दिए। इसके बाद जब टेस्ट में देंगे तो कंफ्यूज मत करना। कहाँ पाया जाता है? माउथ, टू बी वेरी प्रिसाइज सलाइवा में। फंक्शन क्या है? सुक्रोज लिखो, इधर ले जाओ, सैलिवरी अमाइलेज को यहाँ दिखाओ। क्या बना था इसको? माल्टोज में। किस पीएच में काम करता है? 6.8। इतना लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हो गया? क्या कुछ पूछना? आज के बाद कभी एंजाइम का डेफिनेशन में प्रॉब्लम होगा? लिख देंगे। अगर एंजाइम कभी पूछ दे व्हाट इज एंजाइम, लिख दोगे तुम लोग सब। क्या होता है एंजाइम्स? बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्या होता है? प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? वो किस काम में आते हैं? वो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सके। ठीक है, एंजाइम्स के नाम बहुत सारे हैं, तुम किसी भी ऑर्गन से ले सकती है। हम यहाँ पे क्या लिए? सैलिवरी अमाइलेज। तुम क्या ले सकते थे? इसमें कुछ भी ले सकते थे, पेप्सिन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेनिन लेना, रेनिन ले लो, कोई प्रॉब्लम। पर रेनिन मत ही लो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों में होता है, मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। तुम पैनक्रियाटिक अमाइलेज ले सकते हो। कोई भी एंजाइम जो तुमको याद आए तुम यहाँ पे यूज
कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम सिर्फ माउथ से लिए। अगला क्वेश्चन हम डिक्टेट कर रहे हैं, लिखो। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स डिफ्यूजन इज सफिशिएंट। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, exchange of gases or removal of waste, but it is not in case of multicellular organisms. Explain the reason for this difference. इस जो डिफरेंस है इसके पीछे रीजन बताना कि क्यों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन सफिशिएंट होता है, फॉर किस लिए, टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। बट जब मल्टीसेलुलर की हम बात करेंगे तो ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और क्यों ये सफिशिएंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में? सोचो कैसे आंसर करना है इसको। हो गया? देखो, पहले तो इसका आंसर करने के लिए तुमको सिंपल सा बात समझना पड़ेगा। एक और डायग्राम बनाओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का और एक मल्टीसेलुलर। हम अपना क्या डायग्राम बना दें, ठीक है, सॉरी इतने भी नहीं है, नहीं है, ठीक है। एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कितना सेल का बना होता है? एक। मल्टीसेलुलर बहुत सारा बोले तो बिलियंस, एटलीस्ट इतना हम काउंट कर सकते हैं, इसके बाद हमको भी नहीं पता, ठीक है, ट्रिलियंस होता है, बट ठीक है। अब जरा बात बताओ, इस सेल का कितना सरफेस इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है? पूरा का पूरा सरफेस इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, मतलब ये पूरा का पूरा सरफेस से गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, मतलब ये पूरा का पूरा सरफेस से वेस्ट मटेरियल बाहर भेज सकता है, मतलब ये पूरा का पूरा सरफेस से खाना अंदर ले सकता है। बट जरा इन जनाब के बारे में सोचिए, मेरे बारे में, क्या मेरा इधर का जो यहाँ पे एकदम यहाँ पे जो सेल सटा हो वो तो ले लेगा, पर जरा इस सेल का बताओ क्या होगा? ये अंदर क्या मर नहीं जाएगा? और हमको भूख भी ज़्यादा लगता है, भूख ज़्यादा लगता है इन द सेंस जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके रिक्वायरमेंट्स भी तो यूनिसेलुलर से ज़्यादा है। दो फैक्टर है, पहला कि यूनिसेलुलर का पूरा सरफेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, जबकि मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं है, कि मेजॉरिटी ऑफ जो सेल्स होता है मल्टीसेलुलर्स में वो क्या होता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते। दूसरा, यूनिसेलुलर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी कम होता है, वेयर एज जो मल्टीसेलुलर में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, ज़्यादा। तो क्या सिर्फ ओनली डिफ्यूजन से मल्टीसेलुलर काम हो जाएगा? नहीं। समझ में आया दो रीजन क्यों? लिख लो, और नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन, हाँ, in mammals and birds, why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood? तुमको लिखना है मैमल्स और बर्ड्स में क्यों ये जरूरी होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करो। आंसर थोड़ा सोच के लिखना है इसका, क्वेश्चन अच्छा है बहुत। कौन सा दो एग्जांपल बोले ऑर्गेनिज्म का? बर्ड्स और मैमल्स। सोचना इन दोनों के बारे में ही क्यों पूछा, इन दोनों में ऐसा स्पेशल क्या है जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं है? हाँ, वो तो है, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इनको अलग चाहिए क्यों, इन दोनों का स्पेशलिटी क्या है ये एग्जैक्टली। तो लिखो, उस पॉइंट को देख के आंसर लिखना है। तुम्हारा आंसर जो होगा किस पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा? बिकॉज दीज टू ऑर्गेनिजम्स आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लड का मतलब क्या होता है जी? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर देयर बॉडी टेम्परेचर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कैसा टेम्परेचर है, वो अपने अंदर एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, सपोज बाहर -2 डिग्री टेम्परेचर है,
तो क्या तुम्हारे बॉडी का भी टेम्परेचर -2 हो जाएगा? नहीं, तुम्हारे बॉडी के पास एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। व्हाट आर वार्म ब्लड? सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कौन है। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेंटेन एंड कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगर सपोज बाहर टेम्परेचर कम है और तुमको बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को बना के रखना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? सिंपल से सोचो, अगर तुमको इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है तो तुमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? अगर तुमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो तुमको जो मतलब ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और अगर तुमको ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा तो तुमको कैसा ब्लड चाहिए होगा? हाईली प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि अगर मिक्स ब्लड आना शुरू हो जाएगा तो क्या ये उस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर पाएगा? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। दैट इज व्हाई these aves or the birds and the mammals they need to have pure oxygenated or the deoxygenated blood, या यहाँ पे मिक्सिंग नहीं चलता। दैट इज व्हाई दे हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, ताकि पूरी तरह से दोनों टाइप ऑफ ब्लड को अलग किया जा सके। समझ में आया? नहीं समझ में? वापस समझो। देखो, मैमल्स और बर्ड्स दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, दो ओनली टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि पूरे वर्ल्ड में अपना बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है या कम, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। सपोज इन एनी केस बाहर टेम्परेचर कम है तो वो क्या करेंगे? अपना बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। किस तरह से? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन करके। किसका? ग्लूकोज का। और फॉर डूइंग गुड ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज तुमको कैसा ब्लड चाहिए? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। वो कब हो रहा है? जब तुम्हारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है और तुमको प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। बट सोचो एक ऐसा कंडीशन जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स हो गया। अब जो ब्लड जा रहा है टिश्यूज के पास ऑक्सीडेशन करने के लिए, क्या वो उसी अमाउंट में ऑक्सीडेशन कर पाएगा जिस अमाउंट में एक प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर सकता है? नहीं। दैट इज व्हाई दीज टू ग्रुप्स, एव्स एंड मैमल्स, दे रिक्वायर डिफरेंशिएटेड ब्लड्स। इसीलिए इन दोनों को अलग से प्योर ऑक्सीजनेटेड एंड प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। समझ में? लिख लो, लिख ले। टू मेंटेन एन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस को थर्मो रेगुलेशन। लिख लो साइड में, उसको थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, what would be the consequences of deficiency of hemoglobin in your body? What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in your body? ये एक डिजीज़ है बेसिकली जिसमें क्या लिखना है? हमको बोलने दो। जिसमें हेमोग्लोबिन का अमाउंट बॉडी में गिर जाता है। उस डिजीज़ का पहले नाम लिखना, प्लस अगर वो डिजीज़ हो रहा है तो उससे तुम्हारा बॉडी का फंक्शनिंग किस तरह बिगड़ेगा। मतलब हेमोग्लोबिन नहीं ना, फर्स्ट में नाम लिखो, ये गलत तरीका है। क्यों? क्या लिखा? क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। तो तुमसे अगर ये कंडीशन पूछ रहा है तो पहले तो उस कंडीशन का नाम लिखो ना जी। तुमको अगर पता है कौन सा डिजीज है हेमोग्लोबिन का डिफिशियंसी का, पहले वो लिखो। जब ये लिख दी तब लिखो कि इसके कम होने की वजह से क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, और वो क्या होता होगा। जो हेमोग्लोबिन जो काम करता होगा वो काम नहीं हो पाएगा। और हेमोग्लोबिन क्या काम करता है ये तुमको हम पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। देखो इसको आंसर कैसे करना है। पहली बात तुमको लिखना पड़ेगा, द कंडीशन इन विच देयर इज अ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन द बॉडी इज नोन एज एनीमिया। इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। अब जरा सोचो कि एनीमिया अगर किसी को है, किसी के बॉडी में अगर हेमोग्लोबिन का कमी है तो सिंपल सा बात है कि हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। सो अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहेगा, एटीपी नहीं रहेगा, तो क्या होगा? तुम ज़्यादा से ज़्यादा थक जाएगी, मतलब टायर्ड, फीलिंग टायर्ड, रेस्टलेसनेस, ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनीमिया। हेमोग्लोबिन कम होने क्या बोलते हैं? एनीमिया। एनीमिया हुआ तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम ट्रांसफर होगा। ऑक्सीजन कम ट्रांसफर होगा तो रेस्पिरेशन
कम होगा, रेस्पिरेशन कम होगा तो क्या होगा, एनर्जी कम बनेगा, एनर्जी कम बनेगा तो क्या होगा, तुम ज्यादा काम कर पाएगी, कम काम कर पाएंगे, कम काम कर पाएंगे, कम काम कर पाएंगे तो थकावट ज्यादा होगा कि कम होगा, सिंपल सिंपल। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, why do the walls of trachea not collapse when there is less air in it? सवाल है कि जो ट्रैकिया का वॉल है वो कोलैप्स क्यों नहीं करता जब वहां पे एयर की कमी है, जब वहां पे कम एयर है। ये उसके तुमको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से इसका रीजन मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होता है जो कि ऐसा करने से उसको रोकता है। सो द कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट इन द ट्रैकिया prevents the collapse of the trachea when there is less air present in it। क्या आंसर क्या होगा, द कार्टिलेजिनस रिंग्स। अगला है, व्हाट इज सलाइवा? व्हाट इज सलाइवा? स्टेट इट्स रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। पहले तो सलाइवा का डेफिनेशन करना है, तो हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सोच के आंसर करना। सेकंड है, स्टेट इट्स रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो हम, अगर तुम लोग आंसर पता है तो एक काम करना, सलाइवा के जितने भी कंपोनेंट्स उनको अलग कर देना और हर कंपोनेंट के अपना अपना फंक्शन लिख देना, या फिर अगर ऐसा नहीं आता तो कॉमनली भी 4 फंक्शन लिख दो, काफी है। देखो आंसर कैसे करना है। पहला पॉइंट था डिफाइन करना सलाइवा। व्हाट इज सलाइवा? इट इज द वाटरी सिक्रीशन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। दूसरा, फंक्शंस ऑफ सलाइवा। अगर तुमको एक एक कंपोनेंट का फंक्शन आता तो ज्यादा बेटर है। जैसे सलाइवा में क्या होता है, सबसे पहले वाटर, खाने को मॉइस्ट करने में मदद करता है। दूसरा, सैलिवरी अमाइलेज, इट इज एंजाइम दैट कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू माल्टोज। फिर तुम्हारे पास म्यूकस होता है जो कि बोलस बनाने में मदद करता है और जिसको अच्छे तरह से फूड को स्वॉलो करने में मदद करता है। उसके अलावा क्या होता है इसमें, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है किसको, सलाइवा को। हमको पता था, सब यही भूलेगा। इस तरह से तुम 4 फंक्शंस लिख सकते हो सलाइवा के बहुत इजीली। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। इन द एक्सपेरिमेंट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। In the experiment, light is essential for photosynthesis. Why does the uncovered part of the leaf turn blue-black after putting iodine solution? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। In the experiment, light is essential for photosynthesis. Why does the uncovered part of the leaf turn blue-black after putting iodine solution? देखो आंसर तुमको स्टार्ट कैसे करना है। इफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इज अनकवर्ड, इट इज एक्सपोज टू सनलाइट एंड सनलाइट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्टार्च एंड वी नो आयोडीन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कलरिंग स्टार्च, दैट इज व्हाई ऑन पुटिंग आयोडीन सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। जी लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का इतना लिख के एक ही नंबर मिलेगा। स्टार्च क्या है, स्टार्च What is starch? कम से कम ये भी लिख देती द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट, तो 1.5 नंबर हम दे देंगे, वरना 1 ही नंबर देंगे। गलती भी मत करना। अगला क्वेश्चन, कहाँ के खत्म हो गया? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ kidneys. Explain in brief the function of kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. फिर से बोल रहे हैं, explain in brief the function of kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. लास्ट क्वेश्चन आज का।
देखो पहला क्या है, किडनी, पहला दे हेल्प टू फिल्टर ब्लड, दूसरा दे कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट टू फॉर्म यूरिन, और ये दोनों तो एक ही फंक्शन के आसपास है। दूसरा फंक्शन है दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर। उसके बाद क्या है, दूसरा कौन सा, यूरेटर। यूरेटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अगला यूरिनरी ब्लैडर, दे एक्ट्स एज टेम्पररी स्टोरेज for urine until it's excreted. Urethra, it is a tube that helps in micturition. What is micturition? Micturiration is urination. मतलब this is the tube that connects द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन बाहर निकलेगा किसके थ्रू निकलेगा, यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा। सो इट इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड। मतलब जब भी मिक्चुरेशन होगा तो यूरिन जो है किससे निकलेगा, किससे पास होगा, यूरेथ्रा से। ठीक है, ये सारे फंक्शंस है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट के। ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या है, देखो हो सकता है तुमसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछे, हम ये भी कंफर्म है कि तुमसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि सबका फंक्शन लिखो, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुमसे एक ना एक का फंक्शन जरूर पूछेगा। तो तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना कि कोई भी पूछ सकता, तुमको अब सबका फंक्शन पता है। ठीक है, हो गया आज का। तो आज तुम लोग का लाइफ प्रोसेसेस का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, टॉपिक भी देख लिए जो हम शायद पहले नहीं डिस्कस किए थे। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में तुम्हारा हम लेंगे जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगला क्लास में रिप्रोडक्शन का तुम लोग का प्रैक्टिस होगा, और इन्वायरमेंट में हमको लगता है कि प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ बचा हुआ, हम लगभग सारा कर ही दिए हैं। ठीक है, इस हफ्ता में एक बार रिवीजन वापस ख़त्म करेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और देखते रहना। बाकी इसका क्या ही बोले, गुड बाय।